नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। आप सभी का स्वागत है गूगल एग्ज़ाम स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट्स करते जा रहे हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो और जो आने की संभावना है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो आज उसी प्रकार का एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है स्टूडेंट्स, और पूछा क्या गया है इसमें मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यानी हमें बताना क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, ये किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट है इनका वर्णन संविधान के कौन से पार्ट में आता है। तो फंडामेंटल राइट का वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 में किया गया है। अगर पूछे कि इनका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक रहते हैं। कौन से आर्टिकल में रहेंगे? 12 से लेकर के 35 तक रहते हैं। ठीक है। अब पूछा है कि मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं। निलंबित का मतलब होता है कि किसके द्वारा इनको निलंबित किया जा सकता है, कि राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर विधि मंत्री के द्वारा होते हैं। पहला पॉइंट तो आता है कि निलंबित करने की नौबत ही क्यों आती है। जब आपको पता होगा कि जब देश के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। जैसे हमारे संविधान के 2 आर्टिकल आते हैं। एक तो आर्टिकल आता है 358। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही देश के अंदर आपातकाल लगता है तो अपने आप जो आर्टिकल 19 है वो निलंबित हो जाता है। क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर क्या बताया गया है, हमें बोलने की आज़ादी है, हम भाषण दे सकते हैं, संघ बना सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से के अंदर व्यापार कर सकते हैं। मतलब ये चीजें आर्टिकल 19 के अंदर आती है। तो 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 358 के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से एक और आर्टिकल आता है 359। इसमें क्या बताया गया है? 2 आर्टिकल है 20 और 21। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास में होती है? तो पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। अब कुछ देशों की जो पार्लियामेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पूछा क्या गया है कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। नेसेट, शोरा, राष्ट्रीय पंचायत या डाइट कहा जाता है। तो जो नेसेट है यही इसी इजराइल की संसद को कहा जाता है। अगर पूछे कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है तो नेसेट। शोरा जो है ये अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। शोरा किसको कहा जाएगा? अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचायत जो है यह नेपाल की संसद को कहा जाता है। डाइट जो है यह जापान की संसद को कहा जाता है। इसी प्रकार से आपके सामने कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लेगा कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। जातीय संसद कहा जाता है। कुछ और कंट्री आती है जिनकी पार्लियामेंट को आपको याद करना पड़ेगा। तो पूछा क्या है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। यही हमारा ऑप्शन क्या रह जाएगा? सही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, राज्यसभा के सभापति का वेतन होता है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। आपको पता होगा कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति। यानी संविधान के कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है? तो आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 के अंदर बताया गया है। तो यही पूछा है कि राज्यसभा के सभापति का वेतन होता है। तो देखो यहाँ पे 5 लाख रुपए जो है ये भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है, भारत के राष्ट्रपति का। अगर पूछे कि 4 लाख, तो यही हमारा ऑप्शन क्या रह जाएगा, सही होगा, यानी राज्यसभा के सभापति। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछे कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति के पद का वेतन 0 होता है, क्योंकि इसको जो 4 लाख रुपए मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। 3.5 लाख रुपए जो है ये किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपए होता है। और 2,80,000 रुपए जो है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन कितना होता है, 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, तो 2,50,000 रुपए होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। पूछा क्या है, राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होता है, तो 4 लाख रुपए, यही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ ऐसे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, यही हमें देखना है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसकी बात हो रही है। तो अविश्वास सबसे पहले कहां पर पेश होता है, लोकसभा के अंदर। जो अविश्वास प्रस्ताव है, अगर मान लो आपसे ये पूछ ले कि सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, तो अविश्वास जो प्रस्ताव है ये सबसे पहले लाया गया था 1963 के अंदर, 1963 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो ये जे.बी. कृपलानी लेकर के आए थे, जे.बी. कृपलानी लेकर के आए थे। किसके खिलाफ में लेकर के आए थे, तो ये पंडित नेहरू के खिलाफ में लेकर के आए थे, पंडित नेहरू के खिलाफ में लेकर के आए थे। लेकिन यह जो अविश्वास प्रस्ताव है यह पारित ही नहीं हो पाया था, पारित नहीं हुआ था। दूसरा है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक का मतलब एक प्रकार से जो आर्टिकल 110 के अंदर इसका वर्णन किया गया है, धन विधेयक का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यही सही, इसका ऑप्शन सही रह जाएगा। तो निम्न कथनों पर विचार का मतलब हुआ कि कौन से सही है या फिर कौन सा गलत है, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सही, यही हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है ये सर्वाधिक है। अब हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि किस राज्य की सीटें सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत का वो स्टेट आता है जिसमें अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा की सीटें कितनी आती है, तो यहाँ पे हम लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें रहेगी। अगर पूछ ले कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की 403 सीटें रहेगी। यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। तो पूछा है कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक किस स्टेट का आता है, तो वो कौन से का रहेगा, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे रहेगा। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पूछ ले कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है इसमें जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी रहती है, तो वो रहेगी 294। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी आती है, तो महाराष्ट्र के अंदर रहेगी 288, इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब पूछा है पार्लियामेंट के द्वारा। पहले क्या होता था, 2019 से पहले जो भारत के राष्ट्रपति होते थे वो संसद के अंदर कितने सदस्य मनोनीत करते थे वो भी देखना है। यानी संसद में कितने सदस्य, संसद के 2 सदन होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए संसद के कितने सदन होते हैं। तो
दो सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा और दूसरी कौन सी होती है? राज्यसभा। तो यही पूछा है कि संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है। देखो पहले क्या हुआ करता था, अगर हम बात करें लोकसभा की तो 2019 के अंदर 2019 में हमारे संविधान में 104वां अमेंडमेंट किया गया था। 104वां क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था, यानी संविधान संशोधन किया गया था। और इसके तहत क्या पॉइंट कर दिया गया था, जो संविधान का आर्टिकल 331 था इसको निरस्त कर दिया गया था। निरस्त का मतलब होता है कि इसके अंदर किसका वर्णन था? तो इसके अंदर वर्णन हुआ करता था एंग्लो इंडियन सदस्यों का। एंग्लो इंडियन सदस्यों का वर्णन था, यानी दो व्यक्ति जो है ये राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर भेजते थे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट, जो राज्यसभा होती है, यानी दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो राष्ट्रपति क्या काम करते हैं? राज्यसभा के अंदर जो टोटल 245 सीटें होती है, 245 में से 12 व्यक्ति क्या काम करते हैं? मनोनीत करने का काम करते हैं। तो ये तो प्रक्रिया आज भी शुरू है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है अभी समाप्त हो गई है। तो पूछा है कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में कितने रहेंगे? 12 रहेंगे और यही हमारा ऑप्शन रह जाएगा। पहले कितने थे? पहले थे 14। दो कौन से थे? लोकसभा के, तो ये तो अभी होंगे नहीं। और राज्यसभा के अंदर आते हैं कितने हैं? 12। तो यही पूछा है और यही हमारा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कैसे भंग होती है? अब देखो कैसे क्वेश्चन आया कि राज्यसभा जो है वो कैसे भंग होती है। अब इसका ऑप्शन नहीं आएगा, चलिए इसको छोड़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन चलो, यानी इसने पूछा क्या है, राज्यसभा के सदस्य जो है किसके द्वारा या कैसे चुने जाते हैं। हमें ये देखना है, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों के द्वारा, राज्यों की विधानसभा व विधान परिषदों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। पूछा क्या है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होती है? जनता भाग लेती है। उसके बाद में जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वो भी किस आधार पे होते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि इसमें भी जनता भाग लेती है। लेकिन पूछा है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्य तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। यही हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? राज्यों की विधान परिषद के द्वारा, राज्यों की विधानसभा व विधान परिषदों के, लोकसभा के द्वारा नहीं। कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा? यही, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा होगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनको द्वितीय चक्कर की मतगणना में सफलता मिली थी। अब पूछा है कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम हमें बताना है कि जब यहाँ पे उनका वोटिंग हुआ और वोटिंग के दौरान द्वितीय मतगणना यहाँ पर करनी पड़ गई थी। यानी जब पहली बार काउंटिंग हुई तो किसी को यहाँ पर विजय नहीं मिली थी और दूसरी बार काउंटिंग करनी पड़ी थी। तो ऐसे राष्ट्रपति का नाम हमें बताना है। तो हुआ यूं था कि जब 1969 के अंदर भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे। जब इनकी 1969 के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद में क्या हुआ था कि उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो हुआ करते थे वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ये उस समय भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या काम किया था? अपने पद से इस्तीफा दिया था और इसी समय 1969 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हुआ करते थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उन्होंने क्या काम किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। लेकिन जब वीवी गिरी की बात यहाँ पे आती है तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद में इन्होंने जब चुनाव यहाँ पे राष्ट्रपति का लड़ा तो उस केस के अंदर क्या आता है? वीवी गिरी जो है वो यही राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय मतगणना में मात्र 50.2% मतों से विजयी रहे थे। तो यही हमारा ऑप्शन सही रह जाएगा कि द्वितीय चक्कर की मतगणना में सफलता किसको मिली है?
तो वीवी गिरी को मिली है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अब आपको ये पता होना चाहिए पहला पॉइंट तो कि ये अध्यादेश यानी जो ऑर्डिनेंस है ये राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही पूछा है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अध्यादेश है ये होता क्या है। अध्यादेश जो है ये भारत का राष्ट्रपति भी जारी कर सकता है और अगर किसी स्टेट की बात हो रही है तो यह राज्यपाल के द्वारा भी जारी होता है। जब भी देश के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि कोई इमरजेंसी हो गई हो और उस केस के अंदर कोई ऐसा कानून जो इमरजेंसी में लागू करना पड़े तो राष्ट्रपति अपने स्वयं वेग से एक ऑर्डिनेंस जारी करता है और वो जो ऑर्डिनेंस है वो आर्टिकल 123 यानी 123 के अकॉर्डिंग जारी करेगा। और अध्यादेश का मतलब जब संसद का सेशन यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश जारी होगा और जैसे ही संसद का सेशन चलेगा तो फिर क्या होता है उसको पारित करवाया जाता है। अगर वो पारित नहीं हुआ तो अध्यादेश क्या हो जाता है अपने आप समाप्त हो जाता है। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा रहेगा यही आर्टिकल 123। अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल होते हैं ये राज्यपाल जो होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 53 इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो संघ की जो शक्ति होगी, संघ की जो शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी, तो सारी जो शक्तियां होती है यह राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। चलिए, संसद की कौन सी समिति का गठन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से हुआ था? अब हमें यह बताना है कि संसद की ऐसी कौन सी समिति है जिसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से हुआ था। देखो, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है इसके माध्यम से बहुत कुछ किया गया था। बहुत कुछ का मतलब होता है कि एक तो महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। दूसरा पॉइंट, यही वो समिति है जो परिषद है जिसके द्वारा केग का जो पद है वो सृजित किया गया था। इसी समिति के द्वारा क्या होती है भारत में जो पहली बार द्विसदनीय केंद्र में द्विसदनीय विधायिका यहाँ पर बनाई गई थी, द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। ठीक है, तो पूछा है कि इस कौन सा अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से कौन सी समिति गठन होता है, तो वो जो समिति रहेगी उसका नाम आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा जो समिति है उसका गठन होता है। कब हुआ था, तो ये समिति गठन 1921 के अंदर होता है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं। 15 कहाँ से आते हैं, तो वो तो रहेंगे लोकसभा के, यानी जो 15 मेंबर है वो तो रहते हैं लोकसभा के, और 7 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा के आते हैं। तो ये जी लोक लेखा समिति पूछा है कि किस समिति का गठन हुआ था, तो प्राक्कलन समिति का जो गठन होता है वो तो 1950 के अंदर हुआ था, तो ये तो हो नहीं सकती। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन होता है इस अधिनियम के द्वारा। लोक उपक्रम समिति जो है ये बनती है 1964 के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है। चलिए नेक्स्ट, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो इसके अंदर ये पूछा है राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल के पास में ऐसी जो पावर होती है जो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, तो वो कौन सा यहाँ पे आर्टिकल रहेगा? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग क्या होता है आपको बताइए, राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल को क्षमादान शक्तियां मिली हुई है। राज्यपाल के पास में क्या होती है, जो शक्तियां होती है, जो पावर होती है वो इसके अंदर आती है। अनुच्छेद 200, यही वो हमारा ऑप्शन रहेगा, आर्टिकल 200,
200, जिसके तहत राज्यपाल क्या काम कर सकता है, किसी विधेयक को, जो विधेयक राज्य विधानसभा और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा पारित हो, उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। तो कौन सा आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 200, 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। अब हमें इसमें बताना क्या है, जो वर्तमान में पंचायत समितियां जो चल रही है, कौन सी पंचायत है, यानी त्रिस्तरीय पंचायत भारत के अंदर विद्यमान है। पूछा क्या है कि सबसे पहले किस राज्य के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, 1957 के अंदर एक समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति बनी, और इस समिति ने क्या काम किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में कहा था। ठीक है, और इसी समिति की सिफारिश पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले कहां पर होता है, तो नागौर, और नागौर कहां पे पड़ता है, राजस्थान। तो राजस्थान से त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था। उसके बाद में क्या होता है, 11 अक्टूबर 1959, ये वो दिन था जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य आता है, इसमें भी क्या हो गया था, पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो पंचायत है इसका उद्घाटन किया गया था। अब पूछा है कि किस राज्य में किया गया था, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो सबसे पहला कौन सा आता है, राजस्थान, और राजस्थान के भी कहां से किया गया था, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि जो राज्यों की जो विधान परिषद होती है, उस विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा, जो विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं उनके द्वारा पूछा है। चलिए, विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं, तो 1/3, 1/6। 1/6 जो है ये तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो ये होते हैं 1/6। राज्यपाल कितने करता है, कुल सदस्यों का 1/6 मनोनीत करता है, लेकिन राज्यपाल करेगा मनोनीत। पूछा है कि निर्वाचित कितने होते हैं, तो यही पूछा है 1/3 सदस्य या 1/12। तो ये जो रहेगा ऑप्शन हमारा यही आएगा कि जो राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, 1/12 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे भारतीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, और यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। बात कब की हो रही है, 1885 की बात हो रही है, और भारतीय स्वशासन का जिसे मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो यह किसके द्वारा प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था, यही हमें बताना है। तो लॉर्ड कर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि लॉर्ड कर्जन वही थे जिन्होंने 1905 में क्या काम किया था, बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि बंगाल विभाजन को वापिस रद्द कब किया गया था, तो 1911 के अंदर किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है ये हुआ करते थे भारत के प्रथम वॉइसरॉय, भारत के प्रथम वॉइसरॉय बने थे। बात कब की है ये, तो ये 1858 की बात है। लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो वो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गए क्वेश्चन। तो आज हमने लगभग जो है 15 क्वेश्चन देख लिए हैं, और ठीक मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से मैं प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आ रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक और प्रैक्टिस सेट हम कल इसी प्रकार के लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।